दोस्तों आदाब, उम्मीद कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज है 12 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। ईरान की मिसाइलें गरजी कुर्द ठिकाने जले तो खाड़ी में अमेरिकी जंगी जहाजों के गायब होने का दावा छाया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नाकाबंदी किसने की, समुद्र खामोश मगर सवालों का तूफान आया। यमन में हूथियों ने मोर्चा खोला, सऊदी ठिकानों पर हमलों का दावा सुनाया। फलस्तीन में रास्ते बंद हुए, घरों की घेराबंदी और पानी बिजली पर संकट मंडराया। मिडिल ईस्ट में हर मोर्चा सुलगा, कुर्द, ईरान, अमेरिका, हूथी और फलस्तीन, आखिर ये कौन सी करवट ले रहा। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान से आई एक ऐसी खबर जिसने सभी को अचंभे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत में मौत हो गई है, लेकिन ये दावा पूरी तरह से फर्जी और बेबुनियाद है, क्योंकि ये एक फर्जी प्रेस रिलीज के आधार पर फैलाया जा रहा, जिसे पाकिस्तान की विदेश मंत्रालय का बताया जा रहा। हालांकि बूम की पड़ताल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम ने इस दस्तावेज को फर्जी बताया है और दस्तावेज में तारीख और आधिकारिक हस्ताक्षर नहीं है, जो किसी भी आधिकारिक पत्र का सबसे बुनियादी हिस्सा होते हैं। साथ ही इसमें शब्दों की गलत स्पेलिंग भी है, जो इसकी फर्जी होने की तस्दीक करती है। और पाकिस्तान सरकार, पीटीआई या किसी भी विश्वसनीय मीडिया ने इस खबर की तस्दीक नहीं की है, बल्कि पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर इस दस्तावेज को फर्जी बताते हुए लोगों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर हैं, अगस्त 2023 से जेल में और रावलपिंडी की अडियाला जेल में 14 साल की सजा काट रहे हैं और पीटीआई के सदस्य उनकी रिहाई के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं, जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से और तेज हो गई है। इसलिए ये साफ है कि इमरान खान की जेल में मौत का दावा पूरी तरह से फर्जी है और एक मनगढ़ंत दस्तावेज है। दोस्तों बातें मिडिल ईस्ट की खबरों पर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक बड़ी और बेहद अहम खबर निकलकर सामने आ रही। ईरान ने एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है, लेकिन इस बार निशाना सीधे अमेरिकी मिलिट्री अड्डे नहीं बल्कि अमेरिका के करीबी माने जाने वाले ईरानी कुर्द लड़ाकों के ठिकाने हैं। इराक के कुर्दिस्तान इलाके से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने एरबिल के अलावा वैली इलाके में कोमाला पार्टी और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरान यानी केडीपी के लड़ाकों के ठिकानों को निशाना बनाया। इन दोनों संगठनों के ठिकाने उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में मौजूद है और ये पूरा क्षेत्र ईरान की सीमा से सटा हुआ है। कुर्द फोर्सेस के एक कमांडर के मुताबिक ईरान की तरफ से कई मिसाइल और ड्रोन दागे गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हमले में किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई, लेकिन हमले के बाद इराक के इलाके में कई जगह ड्रोन गिरने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग इलाकों में 4 ड्रोन क्रैश हुए। 2 ड्रोन खलीफान के एक गाँव के करीब गिरे, जबकि एक ड्रोन सोरान में एक घर से टकरा गया। चौथा ड्रोन बनी हरीर पहाड़ पर गिरा, जिसके बाद आसपास के घास वाले इलाकों में आग लग गई। हमले के बाद एरबिल में बड़े पैमाने पर आग और धुएं के गुब्बार की तस्वीरें भी सामने आई है। कई इमारतों और हेडक्वार्टर में आग लगने की तस्वीरें दिखाई दी है। ईरानी मीडिया की तरफ से भी इस हमले से जुड़े वीडियो सामने आए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ईरान ने इन कुल संगठनों को निशाना क्यों बनाया है। क्या ये सिर्फ ईरान के खिलाफ हथियार बंद गतिविधियां करने वाले कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई है, या फिर ईरान अमेरिका के करीबी माने जाने वाले इन ग्रुप्स को निशाना बनाकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को भी एक सीधा संदेश दे रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कुर्द हैं कौन और ईरान के साथ इनका टकराव इतना पुराना क्यों है। ईरानी कुर्दों से जुड़े कई संगठन इस वक्त इराकी कुर्दिस्तान रीजन, खास तौर पर इरबिल और सुलेमानिया के आसपास अपने कैंप और दफ्तरों से काम कर रहे हैं। ईरानी हुकूमत और इन कुर्द संगठनों के बीच टकराव कई साल पुराना है। इस टकराव की एक बड़ी कड़ी साल 1946 महाबाद रिपब्लिक से जुड़ी हुई है। उस दौर में ईरान के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कुर्दों ने अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम की थी, लेकिन ईरान की तत्कालीन शाही हुकूमत ने बाद में सैन्य ताकत के जरिए उस व्यवस्था को खत्म कर दिया था। इसके बाद 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया और आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में
में ईरान में नया निज़ाम कायम हुआ। इसके बाद कुर्द संगठनों ने अपने इलाकों के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी और खुद मुख्तारी की मांग और तेज की। ईरानी हुकूमत ने इन मांगों को देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा माना। इसके बाद ईरान और कुर्द लड़ाकों के बीच सैन्य टकराव शुरू हुआ। ईरानी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बाद कई कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स ईरान की सीमा पार करके इराकी कुर्दिस्तान चले गए। इनमें KDPI, कमाला पाक और PJK जैसे संगठन शामिल है। अब सवाल है कि एरबिल और सुलेमानिया में मौजूद ईरानी कुर्द ग्रुप्स आखिर चाहते क्या हैं? इनकी एक बड़ी मांग ईरान में फेडरल सिस्टम की है, यानी कुर्द आबादी वाले इलाकों को अपनी लोकल हुकूमत और कई स्थानीय फैसले खुद लेने का अधिकार मिले। इसके अलावा ये संगठन कुर्दिश भाषा और कुर्दिश तहजीब के अधिकार की भी मांग करते हैं। उनका कहना है कि स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय सरकारी संस्थाओं में कुर्दी भाषा के इस्तेमाल की आज़ादी होनी चाहिए। इनकी एक और बड़ी मांग आर्थिक बराबरी की है। कुर्द इलाकों में बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन को कम करने के साथ साथ सीमा पर सामान लाने ले जाने वाले कुर्द व्यापारियों के खिलाफ सख्ती कम करने की भी मांग की जाती है। वहीं कई कुर्द अपोजिशन ग्रुप्स द्वारा विलायत फकीह सिस्टम के बजाय ईरान में एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग करते हैं, जिसमें अलग अलग माइनॉरिटीज को बराबर का अधिकार हासिल हो। अब सबसे अहम सवाल यही कि अगर ये कुर्द ग्रुप ईरान से निकलकर इराकी कुर्दिस्तान में चले गए तो ईरान उनके ठिकानों पर इराक के अंदर हमले क्यों करता है? दरअसल ईरान का आरोप है कि इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद कुछ हथियारबंद ग्रुप सिर्फ राजनीतिक गतिविधियां नहीं कर रहे, बल्कि उनके लड़ाके ईरान की सीमा पार करके ईरानी फोर्सेस के खिलाफ हथियारबंद ऑपरेशन भी करते हैं। ईरान को ये भी डर रहता है कि इराकी कुर्दिस्तान में मौजूद इन संगठनों के कैंप ईरान के अंदर लड़ाकों और हथियारों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इन कैंपों से ईरान के कुर्द इलाकों में एक बड़ी हथियारबंद बगावत को बढ़ावा मिल सकता है। इसी के साथ ये भी माना जाता है कि अमेरिका इन कुर्द ग्रुप्स को हथियार और दूसरी मदद देता है। इसी वजह से ईरान की इस्लामिक रोशनी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC इन संगठनों के कैंपों को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानती है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ ईरानी मीडिया और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि फारस की खाड़ी से अमेरिका के तमाम वारशिप यानी जंगी जहाज गायब हो गए। ईरान का दावा है कि इस वक्त पर्शियन गल्फ में अमेरिका का एक भी वारशिप मौजूद नहीं है। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी के मुताबिक रमजान वार से पहले पर्शियन गल्फ रीजन में अमेरिका के करीब 30 से 40 वारशिप मौजूद थे, लेकिन अब वहां अमेरिका का एक भी वारशिप नहीं है। उनका दावा है कि जंग के दौरान ईरान ने ऐसा जवाब दिया है कि अब जंग की कीमत दूसरी पार्टी को चुकानी पड़ रही है और अमेरिका अपने वारशिप लेकर पीछे हट गया। लेकिन यहीं से एक बेहद सवाल खड़ा होता है, अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका का एक भी वारशिप मौजूद नहीं है तो फिर ईरान की समुद्री नाकाबंदी कौन कर रहा है? ईरानी जहाजों की इंटरनेशनल शिपिंग आखिर किस वजह से रुकी हुई है? क्योंकि समुद्री नाकाबंदी सिर्फ बयान देने से नहीं हो सकती। इसके लिए समुद्र में किसी न किसी तरह की सैन्य मौजूदगी और ऑपरेशनल क्षमता की जरूरत होती है। और इसी बीच 11 अगस्त को एक कमर्शियल जहाज पर अमेरिकी हमले की खबर भी सामने आई थी। ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिकी वारशिप मौजूद नहीं है तो ये कार्रवाई आखिर कहां से की गई? दूसरी तरफ ईरान लगातार ये आरोप लगाता रहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में शिपिंग पर अमेरिकी दबाव और कथित ब्लॉकेड की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा। यानी जंग के दौरान दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं और ईरान की तरफ से भी अलग अलग तरह के बयान सामने आए हैं। इन दावों के बीच ये सवाल बेहद अहम है कि आखिर समुद्र में वास्तविकता क्या है। यह भी समझना जरूरी है कि जंग के दौरान किसी भी देश की तरफ से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जा सकते हैं। इसलिए किसी भी दावे की आजादाना तस्दीक के बिना अंतिम सच मानना ठीक नहीं है। इसी बीच ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट में यह दावा सामने आया कि IRGC सुप्रीम लीडर की मांगों को पूरा करने और अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ एक रेजिडेंस मॉडल के तौर पर काम करने को तैयार है। ईरानी पक्ष का कहना है कि वो अमेरिका और उनके सहयोगियों की कार्रवाइयों और योजनाओं के खिलाफ मुकाबला जारी रखेगा। वहीं दूसरी तरफ यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट यानी हूथियों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने यमन की सरकारी फौज को नुकसान पहुंचाया और सऊदी अरब की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर हमले किए। हूथियों ने मोका और मारिब जैसे इलाकों में अपने ऑपरेशन बढ़ाने
बढ़ाने की बात कही है। ये सभी दावे संबंधित पक्ष की तरफ से किए गए हैं। दूसरी तरफ फिलिस्तीन से भी तनाव और हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही। नाबुलस इलाके के कुसरा कस्बे में फिलिस्तीनी परिवारों के घरों तक जाने वाले रास्तों को बड़े पत्थरों से बंद किए जाने की तस्वीरें सामने आई है। आरोप है कि इससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई और पानी और बिजली की सप्लाई काटे जाने की बात भी सामने आई है। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका के बीच तनाव, दूसरी तरफ इराकी कुर्दिस्तान में ईरानी कुर्द संगठनों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में समुद्री तनाव, यमन में हूतियों की गतिविधियां और फिलिस्तीन में लगातार जारी तनाव, मिडिल ईस्ट का संकट कई मोर्चों पर एक साथ दिखाई दे रहा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पहलू है कि मिडिल ईस्ट में चल रहा टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गई, बल्कि कई मोर्चे धीरे धीरे इसमें जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।